ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने अभी तक संधियाँ पढ़ी हैं ना, सारी संधियाँ पढ़ी हैं। अब ये जान लीजिए कि हिंदी की जो संधियाँ होती हैं उनके कुछ नियम अलग होते हैं। हिंदी की संधियाँ आप सोच रहे होंगे कि हिंदी की तो संधियाँ तब से पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, हिंदी में तत्सम और तद्भव दो तरह के शब्द होते हैं, ये आपको सब पता है। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जो भाषाओं से जैसे लिए जाते हैं उसको वैसे ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो तद्भव शब्द होते हैं वो किसी भी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं, लेकिन उनको हम उस रूप में नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम परिवर्तित करके तब हम हिंदी में बोलते हैं, वो तद्भव होता है। फॉर एग्जाम्पल, संस्कृत में हम बोलते हैं अश्रु और हिंदी में हम उसको बोलते हैं आंसू, ठीक। तो अश्रु तत्सम है, संस्कृत का वर्ड है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसका तद्भव बना दे रहे हैं आंसू। अपनी सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए तद्भव शब्दों का निर्माण किया गया है। तो अब क्या होता है इसमें, यही मैं बता रही हूँ कि हिंदी के जो शब्द होंगे ना, उनकी जब संधियाँ करेंगे तो उनके नियम, संस्कृत के संधि नियम लागू वहाँ पे नहीं होते हैं, यानी कि हिंदी की संधियों के नियम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो अब इसको समझ लेते हैं, महाप्राणीकरण और अल्पप्राणीकरण। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि महाप्राण और अल्पप्राण ये क्या है। इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली ग्रामर में सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं हमेशा। तो अब देखिए, इसको जान लीजिए। स्वर के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी तरह व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पे होता है, पहले तो उच्चारण के आधार पे और फिर श्वास के आधार पे। श्वास यानी कि सांस। उच्चारण के आधार पे हम व्यंजन को तीन भागों में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक 25, अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श श स ह। ओके। अब श्वास के आधार पर मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी, आप पहले से जानते हो। श्वास के आधार पर दो भाग किए जाते हैं व्यंजनों के, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक। अब देखिए, ये तो आप सारा जानते हैं, इन्हीं में से अल्पप्राण और महाप्राण निकल के आएगा। देखिए, सबसे पहले अल्पप्राण। अल्पप्राण कौन कौन से व्यंजन हैं? प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, ठीक, वर्गों में बटा हुआ है ना, जो व्यंजन है वो वर्गों में बटे हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ व्यंजन क्या होता है? अल्पप्राण होता है। उसके अलावा अल्पप्राण क्या होता है? जो अंतस्थ होते हैं 4, य र ल व, ये भी अल्पप्राण होता है। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, अड़ और ढ, अड़ा और ढ़, ठीक। तो ये अड़ भी अल्पप्राण होता है। अब पहला, तीसरा और पांचवा मैंने बताया। देखिए, पहला हो गया क के बाद ख छोड़ के, तीसरा ग हो गया, उसके बाद फिर पांचवा आ गया अंगा। इसी तरह हर वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होगा। फिर अंतस्थ भी चारों अल्पप्राण होंगे, य र ल व। उच्छिप्त व्यंजन में अड़ जो होगा वो अल्पप्राण होता है। अब जान लीजिए महाप्राण कौन कौन सा है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, सेकंड एंड फोर्थ व्यंजन जो होता है वो होता है महाप्राण, है ना। ख, घ, छ। देखिए, ख, घ, छ, ये आप देख रहे होंगे, ये दूसरा है, ठीक है। और उसके बाद ये चौथा है, दूसरा और चौथा व्यंजन। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, श, श, स, ह, ये भी आपका अल्पप्राण महाप्राण होता है, सॉरी। और जो उच्छिप्त व्यंजन होता है अढ़, अढ़ इसको कहते हैं, ये भी महाप्राण होता है। तो अब आप अल्पप्राण और महाप्राण समझ गए क्या होता है। अब आप देखिए आगे संधि को समझ लीजिए। महाप्राणीकरण और अल्पप्राणीकरण। यदि किसी शब्द के अंत में अल्पप्राण ध्वनि हो, ठीक, अल्पप्राण ध्वनि हो और उसके आगे ह आ रहा हो तो अल्पप्राण ध्वनि महाप्राण बन जाती है, ठीक। अभी तो आपने अल्पप्राण और महाप्राण समझ लिया। अब आप समझिए कि यदि किसी शब्द के अंत में, जैसे कि ये शब्द है, इसके अंत में
अगर अल्प प्राण ध्वनि हो और उसके आगे ह आ जाए, ये अल्प प्राण ध्वनि है और इसके आगे ह आ गया है, तो क्या होगा, ये जो ध्वनि है, अल्प प्राण जो ध्वनि होती है, ये महाप्राण में बदल जाती है ना। ये देखिए, प फ ब, प फ ब, ये तीसरा है। तीसरा वाला क्या होता है, अल्प प्राण होता है ना। तो ये अंत में अल्प प्राण आ रहा है ना, ब जो है अल्प प्राण आ गया ना अंत में, उसके आगे ह आ गया ना, यहाँ पे ह आ गया। ठीक, तो अब ये जो अल्प प्राण ध्वनि है यानी कि जो ब है वो महाप्राण में बदल जाएगा। ठीक, देखिए ब का भ हो गया, ये महाप्राण में बदल गया, तभी, समझ रहे हैं। इसी तरह से ही देखिए ये भी एग्जाम्पल है। ठीक, ये वाला शब्द का अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण आपका अल्प प्राण है, और जब बाद में ह आ जा रहा है, धन के बाद ह आ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये जो अल्प प्राण है वो महाप्राण में बदल जा रहा है, ब का भ हो जा रहा है, चौथा व्यंजन हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए, अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली महाप्राण ध्वनि उच्चारण में अल्प प्राण हो जाती है ना। अनेक शब्दों में शब्दांत में आने वाली, शब्दांत में शब्द के अंत में आने वाली जो महाप्राण ध्वनि होती है वो उच्चारण में अल्प प्राण हो जाती है। जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अल्प प्राण हो जाती है, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। जब आप दूध बोलते हैं तो अक्सर आप जल्दी में बोलिएगा तो दूध सुनाई देता है, छठा सुनाई देता है। कभी बोलते हैं तो कभी सुनाई दे जाता है। बोलते हैं पढ़, लेकिन वो पढ़ सुनाई दे जाता है। ठीक है, तो इसमें उच्चारण तो हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो जो महाप्राण ध्वनि है वो उच्चारण होता है तो वो अल्प प्राण में चेंज हो जाती है। अब देखिए तीसरा, लोप। लोप का मतलब हो जाता है गायब हो जाना, वहाँ से हट जाना। ठीक, ब्रैकेट में लिखा है क। कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। कभी कभी है, कुछ शब्दों में कभी कभी है, हर वक्त की बात नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी जब संधि करते हैं तो उसमें एक ध्वनि गायब हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। जैसे आप इंग्लिश में जानते हैं ना, इंग्लिश में आप नाइफ लिखते हैं तो उसमें के साइलेंट हो जाता है। ठीक है, नो लिखते हैं के साइलेंट हो जाता है। तो ऐसा हिंदी में भी होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। कुछ शब्दों में संधि होती है, जैसे यहाँ पे संधि हो रही है, यह धन ही, यह ही। तो हम जब संधि करके बोलते हैं तो हो जाता है यही। इसमें एक जो ह है ये यहाँ से लोप हो जाएगा, यहाँ से इसका किस ही, किसी, है ना, इसमें देखिए लोप हो जाएगा। वह ही, वही, इसमें भी एक ह का लोप हो जाता है। उस ही, उसी, एक ह का लोप हो जाता है। ठीक है, तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एक जो ह होता है उसका लोप हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पहले शब्द से आ स्वर का लोप हो रहा है और दूसरे से ह व्यंजन का लोप हो जा रहा है। पहले स्वर की जो अनुनासिकता है वो दूसरे स्वर पर आ जा रही है। ठीक है, ये अनुनासिक है ना, ये दूसरे स्वर पे आ जाता है और इस तरह से यहाँ पे शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अनुनासिक है लेकिन हम यहाँ पे हम अनुस्वार की तरह यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि कई बार अब वो ट्रेंड बदल गया है, जब मात्रा होती है तो वहाँ पे अनुनासिक के बजाय हम उसको अनुनासिक को अनुस्वार की तरह यूज़ करते हैं। अब आगत पहले तो ये जान लीजिए आगत क्या होता है। आगत यानी कि आगम यानी कि आया हुआ, है ना, एंटर्ड। हिंदी में प्रायः एक साथ दो स्वर का उच्चारण नहीं होता है। आमतौर पे क्या होता है, एक साथ दो स्वरों का उच्चारण नहीं होता है। यदि किसी शब्द में दो स्वर एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दो स्वर जब एक साथ आ जाते हैं तो उनके बीच में य आ जाता है। ठीक है, यह व्यंजन आ जाता है। देखिए य का आगम हो जाता है ना, य का आगम हो जाता है। ये सब चेंजेस बताए जा रहे हैं, ये सब आपको हिंदी में जब संधियां करते हैं तो उसमें शब्दों में क्या परिवर्तन आता है वो बताया जा रहा है। संधि के तरीके में कोई बदलाव नहीं होता है, कुछ एक नियम है जो अलग है। जैसे ला आ, लाया, है ना, एक्चुअली हम क्या बोलना चाहते हैं, ला और आ। तो यहाँ भी देखिए स्वर है और यहाँ भी स्वर है। ठीक, जब दो स्वर आ गया तो दो स्वरों में यह आ जाएगा और मात्रा की तरह से ये स्वर यहाँ पे लग जाएगा। कवियों,
ये आ जाएगा और ये मात्रा की तरह लग जाएगा, क्योंकि दो स्वरों का चूंकि हम एक साथ उच्चारण नहीं करते हैं, तो जब दो स्वरों का उच्चारण नहीं करेंगे तो दूसरे वाले स्वर को हम मात्रा की तरह से यूज करेंगे। लेकिन मात्रा हम किस पे लगाएंगे? जब य का आगम होगा, एक स्वर का, एक व्यंजन का आगम होगा, तभी तो हम मात्रा यूज करेंगे। भाई मात्राएं किसी व्यंजन पे ही तो लगाएंगे, स्वर पे तो स्वर नहीं लगा सकते ना। पी आ, पिया यानी कि ड्रिंक। पिया, लड़की ओ, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों, या हो गया और या पे ओ की मात्रा लग गई। अब देखिए हस्वीकरण। तो हस्व और दीर्घ स्वर तो आप जानते हैं। हस्वीकरण, समस्त पदों में पहले पद का दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में हस्व हो जाता है। समस्त पद इसको कहा जाता है। जब शब्द निर्मित हो जाता है ना, निर्माण हो जाता है शब्दों का, उसी को समस्त पद कहा जाता है। तो समस्त पद में पहले पद का दीर्घ स्वर अधिकतर शब्दों में ह्रस्व में बदल जाता है। कई बार आप देखते होंगे जब आप शब्द बनाते हैं, दो शब्दों को मिला के जब तीसरा शब्द बनता है तो उसमें कुछ मात्राओं का परिवर्तन होता है। अब देखिए हथकड़ी में एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, हाथ और कड़ी, दो वर्ड्स हैं, हाथ और कड़ी, ठीक। लेकिन हम हाथ कड़ी तो नहीं बोलते हैं इसको ना। जब हम हाथ और कड़ी को मिला करके एक तीसरा शब्द बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे ये स्वर हट जाता है और ये हथकड़ी हो जाता है, ठीक है। ये दीर्घ स्वर है ना, आ की मात्रा, ये दीर्घ स्वर हट जाएगा और इसका हस्वीकरण हो जाएगा, हथकड़ी। इसी तरह से लड़कापन, लड़कपन, लड़की आ, लड़कियाँ, डाकू ओ, डाकुओं। देखिए ये दीर्घ स्वर है और यहाँ पे ये ह्रस्व स्वर में बदल गया, इसका हस्वीकरण हो गया। सबों में देखिए दो दो शब्द हैं, कान और कटा, कान और कटा, ठीक, दो शब्द हैं, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कन कटा। यहाँ का जो दीर्घ स्वर है ये बदल जाएगा ह्रस्व में, समझ रहे हैं। मीठा बोला, मीठ बोला यानी मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी को मीठ बोला कहा जाता है, ठीक है। काठ और पुतली, काठ यानी लकड़ी, काठ और पुतली, पुतली यानी कि डमी, काठ और पुतली बन गया कठपुतली। यहाँ ये दीर्घ स्वर है, आ की मात्रा, ठीक, आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, ये सब दीर्घ स्वर है ना। देखिए इन सबका हस्वीकरण, हर जगह आप देखिए हस्वीकरण हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए स्वरों में परिवर्तन, समस्त स्वरों में परिवर्तन, ये एक नियम है। समस्त पदों में भी प्रायः स्वरों में परिवर्तन हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है वही चीज़ यहाँ पर भी है। जो समस्त पद है, जो नया शब्द बनेगा उसमें जो है स्वर भी बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ह्रस्व स्वर में बदल गया है, सबों में बताया है। यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन चेंजेस होंगे ज़रूर। घोड़ा सवार, ये हो गया घुड़सवार। यहाँ का दीर्घ स्वर ह्रस्व में बदल गया, छोटे ऊ की मात्रा हो गई। लकड़ी हारा, लकड़हारा, यह दीर्घ स्वर है, ह्रस्व में बदल गया। पानी घाट, पनघट। छोटा भैया, छुट भैया है। मोटापा, मोटापा। लोटा या लुटिया। देखिए कुछ एक नए एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हुए हैं। राजा कुमार, राजकुमार। देखिए इतिहास, इक, ऐतिहासिक। यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक हो गया, यहाँ पे ये ह्रस्व स्वर है ना, छोटी ई है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन यहाँ ये दीर्घ में बदल गया। खाट या खटिया, ठीक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपके जो हैं ये हिंदी की संधियों के कुछ एक नियम हैं जो तद्भव शब्दों पे लागू होते हैं, है ना, तत्सम पे नहीं, जो तद्भव शब्द, क्योंकि ये हिंदी की संधियाँ हैं ना बेटा, हिंदी की संधियाँ हैं, ये तत्सम शब्दों पे लागू नहीं होती, ये तद्भव शब्दों पे लागू होती है। अंडरस्टूड।